तमाम अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल कौशल किशोर जी से मैं रखना चाहूंगा। कौशल किशोर जी, अपने आपने सुना कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर मंत्री नितेश राणे ने कहा कि जो बुर्का है उस पर बैन लगना चाहिए परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि उसके अंदर पारदर्शिता कम हो जाती है, चीटिंग के जो मुद्दे वो सामने आ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या मत है इस पूरे विषय पर। तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है? आप देखिए कि अगर परीक्षा स्वतंत्रता पूर्वक सही हो, निष्पक्षता रूप से हो, तो इसमें बुरखे को हटाकर एक छात्र छात्राएं अंदर जा सकते हैं, तो उसमें समस्या कहाँ आ रही है? आप ये सोचिए कि हमारे ये भारत वैसे भी हमारा सनातनी देश है, हालांकि किसी पर भी कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन क्या अगर बुरखे को हटाकर जाने पर अगर किसी को भी विरोध हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि क्या कोई जैनी बालक है जो श्वेतांबरी है, वो वस्त्र त्याग करके अपने आप को शिक्षार्थ अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वो नग्न वेशभूषा में यदि विद्यालय में जाए तो क्या अन्य छात्र उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो हमारे ड्रेस कोड, जो एक शिक्षाओं की एक ड्रेस कोड होती है ना, उसको तो लागू होना चाहिए। देश कौन सा है? इस देश में मजहबी कानून नहीं चल सकते हैं। ये देश सत्य सनातन और आर्यावर्त देश, सनातन का देश है ये। इसमें जाके इस तरह से ये सब मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, खासकर शिक्षा के विषय। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद खालिद जी। विषय और धर्म का विषय अलग अलग है जी। मुफ्ती मोहम्मद खालिद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुर्के पर बैन लगाना परीक्षाओं में आपको लगता है कि ये सुरक्षा को लेकर, परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर है, या आप मानते हैं कि ये महज मजहब को परेशान करने के लिए या फिर अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए एक फैसला लिया गया? देखिए, इससे पहले से परीक्षाएं आती रही हैं और हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। जहां हमारे मुल्क की हुकूमत, जो मौजूदा दौर के अंदर सरकार खूब अक्सरियती है, और हर जगह पर उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अगर यही उनका नारा सही है और उनका वाकई ये बात सही कहते हैं, वो सच्चे दिल से कहते हैं, और उनका यही इरादा और ये मंशा ठीक है कि लड़की को आगे बढ़ाना है, तो फिर आप लड़की को आजाद करें उसके मन के हिसाब से। अगर कोई लड़की पर्दे के साथ और हिजाब के साथ, अपने बुर्के के साथ अगर परीक्षा के अंदर एंट्री करना चाहती है, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप कहते हैं कि शायद उसके अंदर दिक्कत ये आएगी कि वो कहीं चीटिंग ना कर ले, कहीं कोई और चीज डिवाइस वगैरह ना लेकर के चली जाए। आजकल हमारा मुल्क जो है बहुत अच्छी चीजों से लेस है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर आप क्यों नहीं उनको सीसीटीवी कैमरे और इसी तरह डिवाइस खत्म करने की और चीजें होती हैं, या आप अपनी खुद जो हमारी औरतें होती हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, या टीचर जो गैर मुस्लिम हमारी औरतें हैं, वो खड़ी होकर के हमारी हिजाब वाली औरतों की चेकिंग करें अच्छी तरह। भाई, अगर उन्हें डर है इस बात का कि अंदर जाकर के चीटिंग करेंगी, तो आप पहले ही उनको अच्छी तरह रहनुमाई करें उनकी, उनको आगे एंटर उस वक्त ना होने दे जब तक कि वो बिल्कुल साफ शफाफ ना हो जाए। जब कोई लड़की हिजाब के अंदर, पर्दे के अंदर अंदर जाना चाहती है, तो ये तो भाई क्यों रोक रहे हो उसको? किस बात की वजह से रोक रहे हो? शिक्षाएं, परीक्षाएं ये तो चलती ही हैं, मुस्तकिल चलती रहेगी। भाई, मुल्क तरक्की ही तब करेगा, हमारा हिंदुस्तान मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक के बच्चा बच्चा पल बढ़ करके आगे चल करके तालीम के अंदर मेयारी तौर पर अच्छा साबित न हो जाए हमारा। ठीक है, हमारा बच्चा आगे चल करके खूब अच्छी शिक्षा के अंदर महारत हासिल कर ले। ठीक है, क्योंकि मुफ्ती साहब ये बड़ा विषय आपने रखा, तो आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप चेकिंग के लिए उपकरण मंगा लीजिए, महिलाओं को जो कि वहां पर चेकिंग के लिए होती है उनसे कीजिए, चेकिंग कीजिए। मुद्दा चेकिंग का है या फिर राजनीति का है, ये बताएं। देखिए रोहित जी, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। मैं ऐसे दिल्ली में ही 100 विद्यालय दिखा सकता हूं आपको, जहां सभी को जो है ड्रेस कोड धारण करना होता है, तो उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग जाते हैं, सब एक ड्रेस में जाते हैं। और हम जिस विद्यालय जहां से भी पढ़े हैं, वहां भी हमारा एक ड्रेस कोड होता है, तो उसके बिना उसमें अध्ययन नहीं हो सकता। अब इसमें हम अपना मजहबी अगर ड्रेस कोड चलाएं या ड्रेस पहने, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है जो भी अगर इस तरह की बात कही है। और दूसरा, बुर्का जो होता है वो एक दूसरे तरह का पूरा लिबास, ऊपर से नीचे तक का एकदम वो होता है, सुरक्षित है, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु उसको परीक्षा जगत में इस तरह की बात अगर करना कि नहीं उसको पहन कर ही जाएंगे, तो
ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसके लिए ड्रेस जो एक अलाउ सबके लिए, वो इनके लिए भी होना चाहिए। इसमें कोई मजहबी बात नहीं है, ये एक बड़ी साफ बात है ये। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपत्ति बिल्कुल किसी को ठीक नहीं कहा होनी चाहिए। नीलम जी। ठीक है। चांद बाबू जी से मैं सवाल कर लेता हूं। चांद जी, आप मुझे बताइए कि अभी जो आचार्य जी ने कहा, कौशल जी ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो ठीक है कि जरूरी नहीं है परीक्षाओं के केंद्र में तो उसको नहीं लाना चाहिए। जब आज के युग की हम बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण में लाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और हम कहते हैं कि वो बुर्के में रहे। चलिए, बुर्का उनका अपना पर्सनल चॉइस तो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर कहीं का यूनिफॉर्म कोड है, कहीं का ड्रेस कोड है, तो वो तो पालन करना ही पड़ेगा। और अगर ये मांग उठ रही है कि ऐसी चीजें होती है तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो मानना तो पड़ेगा। तो विरोध क्यों होता है? भारतवर्ष हमारा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक एवं सभ्यता का देश है। इसमें हर नागरिक को अपने अपने मनपसंद एवं रुचि के अनुसार वस्त्र धारण करने की अनुमति है, आजादी है। इसी क्रम में भारत मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी संस्कृति के अनुरूप वस्त्र धारण करने की आजादी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1931A में इसका प्राविधान है और व्यक्ति स्वतंत्रता के आजादी का भी उल्लेख भारतीय संविधान में उल्लेखित है। और यह समाज में अश्लीलता को रोकने का एक माध्यम है। ठीक। जैसे हिजाब या बुर्का या जो उसको क्या कहते हैं, ओढ़नी और स्टॉल, ये सब जो है अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा कवच है। इसको जो है हर लड़कियों को लगाया जाना कोई वो नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। इसको लगा सकती है, उनको कहीं भी आ जा सकती है। किसी क्षेत्रों में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं घूंघट काटती है, चाहे जहां देखिए, चाहे जिस गांव में जाइए, वहां धोती जो पहनती है और उस लिबास में भी घूंघट में रहती है। और क्रिश्चियन कॉलेजों में देखते नर्सें जो है अपने सर पर एक जो है सिंबल एक उनका होता है, वो भी लगा करके रहती है। और बाकी अगर परीक्षा में इस तरह की अगर कोई बात आती है, जैसे कि वहां उस विद्यालय में तमाम जो है महिलाएं रहती है, टीचर्स रहते हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी जांच कर ले ताकि कोई चीटिंग ना हो सके। ठीक है। सवाल मैं रखना चाहूंगा मुफ्ती जी आपसे, क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर हमने देखा कि यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी लागू होने से क्या हो गया कि सभी के लिए समान नागरिक अधिकार हो गए, कि सभी को एक ही रूल को फॉलो करना है, किसी का पर्सनल कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में मानकर चलिए कि यही यूसीसी अगर देश के अंदर लागू होता है, तब इस प्रावधान का क्या बनेगा? तब तो ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्या तब भी विरोध होगा? हमने ड्रेस कोड को कभी अनफॉलो नहीं किया, ना हम कहते हैं इसको अनफॉलो करें। जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी की जो ड्रेस है आप उसको फॉलो करें, लेकिन हमारा हिजाब, ये एक एक्स्ट्रा हमारा हिजाब, और बल्कि हम कहते हैं इंसानियत की खातिर, पर्दे के लिए, और इसके साथ साथ आप देखें शर्म हया के लिए, इंसान की जो शर्म हया होती है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। आपने इंग्लिश का एक, अंग्रेजी का एक, इसका एक मकौला है, एक कहावत है, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिमाग का इंडेक्स होता है। ठीक, चेहरा देख करके पता चल जाता है कि पूरी शख्सियत इंसान के अंदर से क्या है, खुशी में है, गम में है, भाई क्या चीज छुपाना चाहते हैं, क्या चीज वो दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई, हमारी बच्ची हिजाब के अंदर वो परीक्षा देना चाहती है, भाई तो वो आजाद है। मुल्क के अंदर कानून बना है, संविधान बना हुआ है, हर बच्चा आजाद, मुल्क का हर बाशिंदा आजाद, हर नागरिक आजाद है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। भाई तो ठीक फिर है, परेशानी कहाँ आ रही है? फिर परेशानी कहाँ आ रही है? जब विद्यालय में एक ड्रेस कोड चालू हो गया है, तो ड्रेस कोड के बीच में ये बुरखे का बवाल कहाँ से खड़ा हो गया? बीच में नहीं है सर, बीच में नहीं है। हर धर्म के अंदर पर्दे का हुक्म है। हर धर्म वाला अपने अपने हिसाब से पर्दा करता है। आप ईसाइयों को देखिए। तो मैं कह रहा हूं ना कि विद्यालय में जाकर के कोई जैनी बच्चा जो जाता है, अगर वो नग्न वेशभूषा में जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। लेकिन इंसानियत की खातिर क्या आप किसी को नंगा देखना पसंद करेंगे? आप बताएं, नहीं होता ना ये। एक तो नेचुरल सी बात है ना, कोई आदमी इस तरह की चीजों को नहीं पसंद करेगा नहीं, वो मजहबी धार्मिक मामला है।
वो अपनी इबादत कैसे करते हैं, वो अपनी पूजा पाठ कैसे करते हैं, वो उनका मंदिरों तक सहमित है। कौशल किशोर जी का नेटवर्क इस बीच अटक गया, मैं उनके पास फिर जाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब वो जवाब देंगे आपका, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आचार्य जी, जो बात अभी मुफ्ती साहब ने कही कि अगर उनकी ऐसी आस्था है और उनके वहां के भाई पर्दा सांस्कृतिक है, उनके लिए पर्दा जरूरी है, तो ऐसे तो हिंदू धर्म के अंदर घूंघट की भी प्रथा थी। घूंघट एक आजादी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। घूंघट एक संस्कृति थी और स्थिति के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से पसंद किया जाता है। आपने एक बच्ची का भी कुछ दिनों पहले एक सुना होगा, मरवाड़ी और राजस्थान की एक बच्ची है, आपने देखा होगा, उसका बाप पगड़ी के अंदर वहां बैठा हुआ है, उसने अपने सर पर पगड़ी रखी हुई। वो बच्ची घूंघट के अंदर कह रही है कि आज हम जो सही यहाँ घूंघट के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उधर हमारे बाप बैठे हुए फख्र से और सीना तान करके कहते हैं कि ये हमारी बच्ची है। तो हमारे मुल्क का दस्तूर है पहले से ही भाई, पर्दा हर एतबार से, हर जगह, हर धर्म के अंदर पर्दा अपने अपने हिसाब से है, हर, और होना भी चाहिए। इसका आप देखें, होना चाहिए, ये साइंस कहती है पर्दा होना चाहिए। सिर्फ मजहबी एतबार से क्यों देख रहे हैं आचार्य जी? जवाब आचार्य जी। आचार्य जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव जी। हाँ जी, पहुंच रही, बोलिए। जी जी जी, अभी आपने सुना कि मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जरूरी है और मजहब के अंदर है कि भाई हम अपना पर्दा करें, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। आपको लगता है कि आज के युग में भी पर्दा जरूरी है? पर्दे से ही सारी चीजें होंगी क्या? मॉडर्नाइजेशन के इस युग में आप मानकर चले पर्दा अभी भी जीवित रहता है? देखिए, पर्दा है, पर्दा जहां होना चाहिए वहां है। ये एक भारतीय सभ्यता, एक मर्यादा है, और क्या है। लेकिन आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा इसको नेग्लेक्ट कर रखा है, पर ये तो अपनी अपनी अवमानना है। लेकिन अब अगर आप कहिए कि हमारा धर्म या किसी का धर्म अगर है, तो वो आपका धर्म मस्जिद में है, आपका धर्म सड़कों पर नहीं हो सकता है। भाई विद्यालय में अगर ड्रेस चलती है तो किसी भी मजहब का व्यक्ति आए वहां, बालक, वो सभी एक ड्रेस में आते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अब ये तो बेवजह का प्रोपेगेंडा करने वाली बात है, देश को भड़काने वाली बात है, या फिर मन को भटकाने वाली बात है। इस तरह की बात आनी नहीं चाहिए। ड्रेस कोड सभी पर लागू है, तो सभी को उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अगर राणे जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने इसलिए कहा कि किसी को हताहत करने के लिए ये बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सभी लोग एक ड्रेस में आए, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चांद बाबू जी आप सहमत हैं? जी, वो जो ड्रेस की बात अभी भाई साहब ने किए हैं जी, ये ड्रेस में जो है, स्कूल में अगर छात्राओं के लिए ड्रेस है, बालिकाओं के लिए ड्रेस है, छात्रों के लिए, तो एक ड्रेस में आए और उसमें हम सहमत हैं। ये जो है, देखिए, जो ये हिजाब और बुर्का स्टोर जो लगाते हैं, तो वो सब अपने अपने रुचि के अनुसार अपने जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाते हैं। उसमें कोई राजनीति ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजनीति नहीं, ये तो विद्यालय की बात है, केवल छात्रों की। विद्यालय नहीं, एक मिनट सर, जैसे हमारे कहने का मतलब है विद्यालय की बात है, तो ये कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर वो ड्रेस में जा रही है, स्टोर लगा के जा रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो ये है कि यहाँ तो बटवारा महसूस करा रहे हैं आप, यहाँ तो आप बटवारा महसूस करा रहे हैं। जब एक कानून देश में बना, बटवारा, आप चार धर्मों में, चारों धर्मों में डिवाइडेशन बता रहे हैं कि देखो हम मुस्लिम हैं तो हमारा ये हिजाब है, आप हिंदू हैं तो आपकी ये पहचान है। पहचान को डिवाइडेशन शिक्षा में नहीं करनी चाहिए। शिक्षा में तो पहचान को तमाम जो है, शादीशुदा जो है, जो गांव क्षेत्र की जो पतोह होती है, वो भी घूंघट में जाती है, तो क्या उनका घूंघट जो है वो हटवा दिया जाएगा? ये तो नहीं, घूंघट हटाने की बात नहीं है। घूंघट तो हमारे सनातन की एक मर्यादा पहले से रही है, अनादिकाल से रही है। ये बुरखे की नहीं रही है। बुरखे की तो बुरखे, अब फिर बात रही विद्यालय, महिलाएं भी गाँव में रहती है, बात रही विद्यालय की, तो विद्यालय में तो ये सब नहीं चलता है। विद्यालय में तो घूंघट का भी विरोध किया जाता है। हमने तो कभी इसका विरोध नहीं किया कि भाई विद्यालय में घूंघट की बात है ही नहीं। अरे भैया, ये घूंघट की बात नहीं है, ये तो बात स्कूल की है। आप जाइए, हम कितने स्कूलों में जाते हैं बच्चों को लेकर के, वहाँ आपके मुस्लिम बच्चे भी आते हैं और भी बच्चे आते हैं। और अगर आप ड्रेस में नहीं आते तो जैसे जाती है तो उससे चीटिंग बंद हो जाएगा। लेकिन आप उससे चीटिंग बंद हो जाएगा। घूंघट की बात बीच में आए, घूंघट से क्या लेना देना है? हम बरगला देंगे भाई साहब, सुनिए,
जैसे चीटिंग तो वहां पर जो महिलाएं हैं, जो टीचर है, वो अच्छी तरह से उनका नहीं, ये हिजाब पहना के तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारी पहचान तुमसे अलग है, जबकि छात्रों में आपस में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। छात्रों में आपस में ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। ही बना है ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, बना है। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। नहीं होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक ड्रेस होना चाहिए, एक ही ड्रेस का कानून होना चाहिए, सभी छात्र एक समान एक बराबर चाहिए। आप घर पे बुरखा पहनो, रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी नजर से दूसरी ऐनक लगा करके ना देखें मुसलमानों को। आप अपने घरों में अपनी बेटियों को बुर्खा एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं, जी बोलिए आचार्य जी। विद्यालय में तो घूंघट की कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते कि घूंघट करके आएंगे, ये तो घर की बात है। आप अपने घर में कुछ भी करिए, आप किसका क्या करते हैं, लेकिन विद्यालय स्कूल में तो एक ड्रेस में आते हैं। मुफ्ती साहब, विद्यालय भी एक घर है, एक जो है विद्यालय को भी अपना एक घर मानते हैं, एक मंदिर मानते हैं। ये तो जो है एक ड्रेस में आते हैं सभी बच्चे, किसी के भी बच्चे अदब का जगह वो भी है। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। विद्यालयों को देखता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, बच्चों को छोड़ने भी जाता हूँ, लेने भी जाता हूँ कई बार, तो वहाँ सारे बच्चे चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, किसी के बच्चे हो, सब एक ड्रेस में आते हैं। एक देश एक कानून चलेगा, इस देश में एक देश एक कानून चलेगा। बच्चियां भी ड्रेस में जा रही है, ऐसा नहीं देश का कोई थोड़ी नहीं विरोध कर रहा है, अमर्यादित हो जाएगी बात। तो ये विद्यालय के कानून की जो बात कह रहे हैं, देखो ये तो जब होगा जब देखी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि देखी नहीं जाएगी रशीद साहब, तैयारी चल रही है पूरी तरह से। कम नहीं है, कभी आप इसको नजरअंदाज और फरामोश कर रहे हो। आप नहीं सोच रहे हैं कि एक मुल्क एक कानून, हमने कब कहा? हर चीज का विरोध करना आपका मानो, तो आप उस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर ड्रेस कोड बनाया गया तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम अनफॉलो नहीं करते हैं ड्रेस कोड को, और आप शिक्षा आज ही से हो रही शुरू, या परीक्षा आज ही हो रही? क्या पहले से परीक्षा नहीं? अरे शिक्षा का अपना कानून, वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्या मंशा है इनकी? क्या चल रहा है इनके दिमाग के अंदर? क्या शिक्षा के क्षेत्र में पूरी किसी भी तरह की त्रुटि ना हो जा रहा है, परीक्षा तो हमेशा से हो रहा है, कोई त्रुटि ना हो इसलिए। और बात आती है कि एक देश एक कानून की बात आती है, आपने तो कितने कितने कानून घुसेड़ रखे हैं भारत देश के अंदर। कहीं कानून लागू कर रखा है, कहीं वक्फ एक्ट लागू कर रखा है, कहीं जीवन में हमारा कोई कानून मुल्क के कानून से नहीं टकराता, हमारा कोई शरीयत का कानून मुल्क के कानून से नहीं टकराता। खूब टकरा रहा है, मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, खूब टकरा रहा है। हम कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर लेकर बात करना चाहते हैं तो उसपे आके वक्फ एक्ट लागू करा देते हैं, उससे आगे वक्फ एक्ट लागू करा देते हैं। इस देश में एक कानून क्यों नहीं चल रहा है? आपकी अदालतें अलग क्यों हैं? आपकी अदालतों में अलग अलग। आप ये कहें कि हम नमाज न पढ़े तो ये हो सकता है? नमाज पढ़ना अवैध तरीके से गलत कानून चलाना अलग बात। कौशल जी, आचार्य जी जवाब देंगे। आचार्य जी बोलिए। हमारी अपनी पर्सनल लो है, और 14 देशों में रशीद साहब, और 14 देशों में ये कानून हो चुका है कि वहाँ पे बुर्खा नहीं पहन सकता है कोई। 14 देशों में ये कानून लागू हो चुका है। वहाँ को देख के नहीं चलते, शरम मुल्कों को देख के नहीं चलते, हम अपने मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं। और देशों में और देश हिंदू सनातनी देश हो ना हो, लेकिन भारत सनातनी देश है, यहाँ पे सम्मान सबका करते हैं, लेकिन गलत कानून यहाँ लागू नहीं होंगे। गलत कानून की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। गलत कानून अब एक एक करके बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। आचार्य जी से मैं सवाल करूंगा। आचार्य जी, मुझे आप ये बताइए कि इन दिनों ये बड़ा विवाद शुरू हुआ है बुरके का, कि हमें बुरका में जो एग्जाम देना। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर उनकी मान्यता है और जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पहले से चलती आ रही, पहली बार तो एग्जाम हो नहीं रहा है, तो अगर वो पहले से चली आ रही तो उसको रोका क्यों जा रहा है? अभी इतनी चिंता क्यों हो रही है? जहां पर ऐसी सरकार है, आपके फेवर की सरकार आप कहकर चले, वहां पर ये परेशानियां हो रही है, या फिर हर जगह देश के अंदर यही स्थिति बनी हुई है कि बुरके को अब बैन करना है? देखिए रोहित जी, बड़ी सीधी सी बात है, नियम और धाराएं कई बार चेंज होती रहती हैं। तो अब जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत आई कि भाई इतने बड़ी ड्रेस कोड को पहनकर आना, उसमें नकल का ही सीधा बात है कि नकल की व्यवस्था हो सकती है। नकल को तो आप कंडम कर दीजिए, आप नकल की कोई बात नहीं।
हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुफ्ती साहब ये कैसे, ये मुफ्ती साहब कैसे मान ले? आप क्या कोई दावा कर रहे हैं मुफ्ती साहब? आप नहीं मुफ्ती साहब यकीन कैसे करें इस पे? मतलब आप कोई व्यवस्था बनाई गई है तो ठीक है, एक अगर सही ड्रेस कोड में अगर कोई आए तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि आपके साथ में कुछ अराजक नेता लगे हुए साथ में, इसलिए आप इस तरह की बात करते हो, तो ये बात लेकिन होनी नहीं चाहिए। अरे भाई, परीक्षा की या पढ़ाई की जो विधि चल रही है या जो होना चाहती है या जिसमें नियम सुधार किया जा रहा है, तो उसमें आपको या हमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस भी तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई सही चले, सुदृढ़ हो, जिससे हमारा आपका भविष्य क्लियर हो, बहुत अच्छा हो, तो इसमें आपत्ति ना आपको होनी चाहिए ना हमें होनी चाहिए। चांद बाबू जी, बिल्कुल चांद बाबू जी जवाब देंगे। शिक्षा और परीक्षा के मामले में हम आपके साथ हैं, लेकिन आप इस मामले को नया रूप दे करके दोबारा तो ये परीक्षा की बात हो रही है महाराज, परीक्षा की बात हो रही है, प्रकार का आपके घरों में रोक नहीं लगाई जा रही, केवल परीक्षा की बात हो रही है। ठीक है, एक एक करके चांद बाबू जी बोल रहे हैं, चांद जी बोल रहे हैं, चांद जी बोल रहे हैं मुफ्ती साहब चांद जी को सुन लेते हैं, फिर आता हूँ। चांद जी बोलिए। परीक्षा सही ढंग से कैसे संपन्न हो, कोई चीटिंग न हो, इसके लिए नियम कानून लगाइए। वहाँ ड्रेस जैसे जो पहन के जा रहे हैं, उनके वहाँ महिलाएं हैं, वो चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, उससे सही ढंग से वो चेकिंग कर ले। और ये जो है झूठ फूट का अफवाह फैलाना, ये करना, उससे हिजाब पहन के जाने से क्या हो जाएगा? परीक्षा कोई रुक जाएगा कि परीक्षा नहीं होगा? अरे परीक्षा, और वो तो अपने पहले ही हमने बता दिया कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो अपना जो है पहन करके वो हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें कोई। लेकिन चांद जी मैं रोकना चाहूंगा, जो शुरुआत से ही कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में जो नग्न अवस्था की जो मान्यता है, अगर वैसा कोई कहे कि मेरी तो मान्यता ये है, मेरे तो घर में यही चलता है और हम तो यही, हमारा तो मान्यता है, धार्मिक है, हम तो ये अब स्कूल में भी ऐसे देंगे, क्या वो तो फिर सही है ना? आपके मदरसे में हमारे जैनी छात्र को ले लीजिए, जो श्वेतांबरी हैं, जैनी छात्र आ जाएगा, वो नग्न वेशभूषा में बिठा के दिखाओ उसको। बताइए। अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। चांद बाबू जवाब। हमने नग्न उसमें जो है हमारे यहाँ ये रहे, हमारे यहाँ तो जो है पर्दे की बात हो रही है, आप नग्न की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बौद्ध धर्म की सर मान्यता है ना, वो उनकी संस्कृति है, तो वो अपने संस्कृति में पढ़े। ये नग्न का कोई वही नहीं है। अरे तो हम आपके मदरसों में कौन सी रोक लगी हुई है? मैंने मदरसे में रोक नहीं लगी है, तो वहाँ केवल ये हमारे कहने वाला कपड़ा से लेकर के शिक्षा पर जो है आप कपड़ा जो है पहन। देखिए, इस देश में एक ही कानून चलेगा, चार कानून नहीं चलेंगे महाराज। ये देश भारत है, भारत, ये कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान है या कोई दूसरे देश नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है ये। आप अफगानिस्तान पाकिस्तान को फौरन याद कर लेते हैं। दूसरी बात, आप एक कानून और पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक देश एक कानून की बात करेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे देश धर्म के आधार पर देश का विभाजन करवाया और उसके बाद में भी आपको तसल्ली नहीं है, फिर भी आप नए नए कानून को अपने शरीयत कानूनों को बीच में लेके आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? शरीयत कानून की कोई बातें नहीं हो रही है। कौन सी कानून हम लोग लाना चाह रहे हैं, आप बताइए। नहीं तो ये बुरखे वाली बात जब विद्यालय प्रशासन कानून की बात कर रहे हैं, शिक्षा जगत का, शिक्षा शासन का अगर कोई कानून ऐसा आ रहा है जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं, शिक्षा की बात करिए, ड्रेस पर बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, शिक्षा की बात करिए, जो शिक्षा में लागू करना हो करिए, ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो अब अरे हो ही रहा है, आप तो उसका विरोध कर रहे हैं ना। जब बात आई है कि शिक्षा के क्षेत्र में बुरखे का उपयोग नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो सहमति जतानी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब बोलेंगे। चांद जी, आप मुफ्ती साहब को समय देता हूँ। मुफ्ती साहब बोलिए। उल्लेखित है संविधान, भारतीय संविधान में भी है। ठीक है, उल्लेखित है। मुफ्ती साहब बोलिए। मुफ्ती साहब, मेरा ये कहना है जी, विरोध जो शुरू किया और नया जो उन्होंने शोषा छोड़ा नीतीश राणा जी ने, ये उनसे पूछा जाए कि उनकी मानसिकता और उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आखिर कौन सी लॉजिक और कौन उनसे ये बात कहलवा रहा है और क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। भाई, इससे पहले सरकारें रही हैं, उससे पहले भी गवर्नमेंट इन्हीं की रही है महाराष्ट्र के अंदर, और परीक्षाएं हुई हैं और हमारे बच्चों ने पर्दे के अंदर परीक्षाएं दी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं आई है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां हर मैदान के अंदर आकर के बढ़े, आगे लोगों की खिदमत करे, लोगों की सेवा करे, हर महकमे के अंदर हमारी हो। लेकिन आप इस पर्दे को बीच में आड़े आने को क्यों रोक रहे हैं? क्या पर्दा तरक्की की रुकावट है? क्या तरक्की के अंदर रुकावट बन सकता है पर्दा?
हम कहते हैं पर्दे के अंदर रहकर के हमारी बच्ची अगर रुकावट नहीं बनता, अगर रुकावट नहीं बनता तो रोक ही क्यों लगाते? रुकावट बन रहा है तभी तो रोक लगाई यार, कुछ तो कमी आ रही होगी शिक्षा के क्षेत्र में। रुकावट बना रहे हो आप, रुकावट ऐसा कुछ नहीं, रुकावटें तो आपने बनाई है महाराज, आप लोगों ने बनाई रुकावटें। वो कौन लोग थे जो JSR के नारे लगा रहे थे, उस बच्ची के पीछे पड़ गए थे और उसने अल्लाह अकबर का कहा था? कौन थे वो लोग? आचार्य जी जवाब देना चाहेंगे? हम तो ये कौशल जी आचार्य इसका जवाब देना चाहते हैं। शुरू से आपने शुरू की है, शुरू से लेके इस देश को धर्म के नाम पर विभाजन करवाया, फिर उसके बाद में अपने कानून को लागू कराया। आपने कौशल जी रुकेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जवाब दे रहे हैं। पहले देखिए, आप लोगों के हमेशा स्वर बिल्कुल अलग रहते हैं। हमेशा हम लोगों का या हमारे देश का विरोध करना एक आपका धर्म जैसे बन गया है। भाई आप भारत में रहते हो, जय हिंद नहीं बोल सकते हो, जय भारत नहीं बोल सकते हो, क्या दिक्कत है? जहां रहते हो, अरे भाई अपने अब्बू जान का आप भोजन करते हो, उनकी रोटी खाते हो और उनका आप नाम नहीं लोगे तो ये तो गलत बात हुई ना। अरे राष्ट्रगान नहीं गाते, राष्ट्रगान नहीं खाते, राष्ट्रगान नहीं गाया इन्होंने। मत करिए, आप हमारे भारत में रहकर भारत का विरोध मत करिए। देखिए ये जो बात है, भैया राष्ट्रगान कौन नहीं गाता है? दोनों लोगों की बात गलत, बिल्कुल गलत बात है। हमारे हर मदरसे के अंदर जनवरी बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण पड़े हुए हैं। मैं राष्ट्रगान को पढ़ता है। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। चांद जी बोल रहे, एक एक करके। आचार्य जी, कौशल जी रुकेंगे। चांद जी बोल रहे, फिर मैं आता हूँ। चांद जी को बोलने दीजिए। नहीं करते हैं आपके लोग राष्ट्रगान, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं आपके लोग। आपने धार्मिक चश्मा एक एक करके बोलेंगे। देखिए सभी को समय दूंगा। एक नहीं, कौशल जी रुकेंगे। मुफ्ती साहब रुकेंगे। आचार्य जी, सनातन का प्रहरी हूँ मैं, भारत देश का नागरिक हूँ। एक एक करके सर, एक एक करके। मुफ्ती साहब रुकेंगे। मुफ्ती साहब, आचार्य जी रुकेंगे। यहाँ पर चांद जी कुछ बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब सुन लीजिए। बोलिए चांद जी, बोलिए। देखिए हम लोगों ने ये भारतीय चश्मा, आचार्य जी चांद जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं समय आपको दूंगा सर। देखो बड़ा अच्छा नारा मोदी जी ने बोला है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चांद जी बोलिए। चांद जी बोलिए। सबका विश्वास केवल सबके लिए किया है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। आपको सबसे ज्यादा सुविधाएं मिली है, तो इसलिए इस नारे के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए। स्वधर्मो निधनम। बोलिए चांद जी, बोलिए क्या बोलना है, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अपने धर्म का पालन करें, तो अपने धर्म का पालन करें। राष्ट्रीय गान जो है, आचार्य जी सुनिए, चांद जी कुछ बोल रहे हैं राष्ट्रगान को लेकर, कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। आचार्य जी सुनिए, चांद जी कुछ बोल रहे राष्ट्रगान को लेकर, सुनिए जी, बोलिए सर। राष्ट्रीय गान को कौन नहीं गाता है? सभी मुस्लिम तो राष्ट्रीय गान को गाते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे नहीं गाते हैं, सभी मुस्लिम नहीं गाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। देखिए सभी एक समय पर मत बोलिए, परेशानी होगी उससे एक एक करके बोलना मैं चाहता हूँ। एक एक करके बोलिए। कौशल किशोर जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए हमने प्रत्यक्ष देखा है, मेरे पास वो जो सारे वीडियोस हैं मैं आपको भेजूंगा, एंकर साहब को मैं वीडियोस भेजूंगा, आप देखना, वो अपने न्यूज पे चलाएंगे। जनगण मन अधिनायक बोला जा रहा है और आपके लोग जो है इधर उधर बगले ताक रहे हैं, अटेंशन मुद्रा में भी नहीं खड़े, सावधान मुद्रा में भी नहीं खड़े हैं। उनको क्या परेशानी है? जय हिंद बोलने में उनको परेशानी आती है, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। कोई आने वाला अगर उसमें शरीक हो रहा है, अच्छा ठीक है। मुफ्ती साहब सवाल नहीं, ये नियम नहीं है। ठीक है, नियम नहीं, नियम ये है जहाँ हो रहा हो वहीं पे स्तर खड़ा हो जाता है व्यक्ति। हमारे भारत देश का मुफ्ती साहब अभी कौशल जी ने जो कहा कि वो बोलते नहीं है, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। मैं चाहता हूं कि आप गलती साबित कर दीजिए कौशल जी को वही सब बोल के, क्योंकि उनका सवाल है। तो आप अगर ऐसा है नहीं है तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि बुर्के के अंदर ऐसा नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हम जय हिंद बोल सकते हैं और बोलते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलते हैं आप? भारत माता की जय नहीं बोलते हैं आप? जनगण मन अधिनायक नहीं बोलते हैं? आपको राष्ट्रगान से लापरवाही है। हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, हम यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी के अंदर हम यहीं रहेंगे, हमारा दफन यहीं होता है मरने के बाद। तो ये हमारा मुल्क है, हमारी इसकी मोहब्बत हमारी घुट्टी के अंदर पड़ी हुई है। सर क्या बात कह रहे हैं आप? फिर ये धर्म के नाम पर विभाजन क्यों हुआ था देश का? सर ये हमने कराया था, आपने कराया था? हमने तो बिल्कुल नहीं कराया था, आप नहीं कराए थे। जिन्ना ने आकर के यहाँ पर वे जो है रोना चिल्लाया, जिन्ना ने आकर के कहा कि हमें अलग देश चाहिए, हमारे धर्म के आधार पर हमारा विभाजन होना चाहिए, और धर्म के नाम पर देश। आपको ये भी पता होगा कि जिन्ना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे अकाबिर, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने उसकी मुखालफत की थी सर।
ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हम कहते हैं, लेकिन जब संविधान को बात मानने की बात आती है, तो जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया था, उसके बाद में वो कानून लागू नहीं होने चाहिए थे। भारत में जो देश का लेकिन कौशल जी वो तो ये कह रहे हैं कि हम बाय चॉइस इंडिया में हैं, बाय चॉइस। भारत हमारा मुल्क है, हम बाय चॉइस है, हम परेशानियों में नहीं, बाय चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाय चॉइस इंडियन है। चॉइस का ऑप्शन ही, चॉइस का ऑप्शन तो फिर हमारे साथ धोखा हो गया ना। वीर अब्दुल हमीद का नाम क्यों नहीं लेते हैं? जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं? वीर अब्दुल हमीद का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आचार्य जी जवाब देंगे। अरे उन क्रांतिकारियों को तो आज भी हम स्मरण करते हैं। कौशल जी रुकिए, कौशल जी रुकिए, आचार्य जी जवाब देंगे। आचार्य जी बोलिए। वीर अब्दुल हमीद का नाम लीजिए, लेकिन आज भारत में आतंकवादियों की सूची में देखो तो सबसे ज्यादा किसका नाम आता है? आप वीर अब्दुल हमीद की बात करते हो, वीर अब्दुल हमीद जैसे हैं कितने आपके समाज में? आप बताओ ना कितने हैं? हम उन्हें प्रणाम करेंगे, हम उन्हें सलाम करेंगे। चलिए देखिए, समय की मेरे पास समय की कमी है। मुद्दे पर वापस आते हैं। कौशल जी, चांद जी, समय की कमी है मेरे पास। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, समय की कमी है, मुद्दे पर वापस आएंगे। वो मुद्दे पर, कौशल जी मुद्दे पर वापस आएंगे। मुफ्ती साहब समय की कमी है। मुफ्ती साहब समय की कमी है। मैं एक सवाल करता हूँ। आचार्य जी लोग ऐसे ही विरोध। आचार्य जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरे पास समय की कमी है कि एक आखिरी कमेंट में सभी से ले लेता हूं। आचार्य जी मैं जानना चाहता हूं, फाइनल कमेंट आप दीजिए, मुझे बताइए कि बुर्के पर जो बैन लगाने की मांग महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने की है, आपको क्या लगता है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आखिरी कमेंट है कुछ चंद शब्दों में। आचार्य जी। बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल कोई द्वंद नहीं है, कोई द्वंद होना भी नहीं चाहिए, और इनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि विद्यालयी व्यवस्था, ये स्कूल की व्यवस्था है। सभी बच्चों को एक ड्रेस में जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। चांद बाबू जी एक आखिरी कमेंट आप भी बताइए कि नितेश राणे के इस बयान से किस हद तक सहमत है, किस हद तक असहमत है, चंद शब्दों में। राष्ट्रीय संविधान में 1931 जो है, जो उल्लेख है, उसको भी आप देख लीजिए, और अपने अपने मर्जी, अपने अपने रुचि के अनुसार जो है पढ़ने का, और जो है कि उसका आजादी है, उस अनुसार आप जो है करिए। अब नीतीश राणा जी जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, वो भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप उनसे ऐसे मतलब ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कौशल किशोर जी आखिरी कमेंट मैं चाहता हूं आप कहें, बताएं। देखिए मैं ये कहता हूं कि संविधान के माध्यम से ही ये विधान बनाया जाएगा कि बुर्का शिक्षा क्षेत्र में न चले, क्योंकि उसकी वजह से न जाने कितनी परेशानियां आ रही हैं, नकलें की जा रही हैं, और न जाने कितनी गतिविधियां जो गलत तरीके से की जा रही हैं। इसलिए बुर्के का जो नियम है, नहीं देखिए, सभी को समय दिया। मैं माफी चाहूंगा मुफ्ती साहब, मैं सभी से माफी चाहूंगा। कौशल जी कंक्लूजन आ गया आपका, मैं समझ गया कि आप उनसे एग्री करते हैं। अब लास्ट मुफ्ती साहब मैं आपसे चाहता हूं एक आखिरी कमेंट कुछ चंद शब्दों में कहें, ताकि इसको हम खत्म कर सके, कुछ चंद शब्दों में, ज्यादा डिबेट नहीं सर। अभी कौशल जी ने जो अभी बात कही है कि बुर्के के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती है। सर कोई आज बता दीजिए कि जब हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, तो जब सारे उपकरण मौजूद है, तो क्यों नहीं आप डिवाइस? ठीक है, आप चाहते हैं कि चेकिंग के उपकरण हो और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये बड़ा मुद्दा आपने कहा, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। मेरे डिबेट की जो एक आखिरी रिवाज है मैं वो पूरा कर लेता हूं। मैं चाहता हूं अक्सर के इस पूरे डिबेट के अंत में गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, उसके लिए कुछ 4 लाइनें मैं चाहता हूं कोई अर्ज करे हमेशा, तो आप में से जो भी चाहे वो कंक्लूड कर सकता है 4 लाइनें गंगा जमनी तहजीब के लिए। कौशल किशोर जी। जी देखिए, गंगा जमुनी तहजीब का तो खूब आदर मान सम्मान होता है हमारे इसमें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं निवेदन यही करूंगा, और मुफ्ती साहब से भी यही कहूंगा कि देखो, शिक्षा जगत में जो नियम बनाए जा रहे हैं ना, वो किसी के लिए अहितकर नहीं है, वो हितकर हैं। इसका हम सब लोगों को गंगा जमुनी तहजीब के आधार पे आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अतिथिगणों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अभी आपने सुना धर्म अधर्म के इस खास विषय में कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने जो बयान दिया है बुर्के को लेकर, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, हिंदू धर्मगुरुओं की, मुस्लिम धर्मगुरुओं की, उनका क्या कुछ कहना है। किसी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये ठीक नहीं है, और कुछ का कहना है कि हम इसको अगर एक एजुकेशन सिस्टम से देखें तो ये तब भी सही नहीं है। कुछ का कहना है कि बुर्के पर बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि साहब सभी के लिए बराबर होना चाहिए, एक देश एक कानून की वकालत भी आज की गई।
अब धर्म अधर्म में हमने बात तो की, लेकिन अब आगे महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या बयान देती है, क्या